Welcome to my channel Rekha Sharma all about SST। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो अपने आप में ये एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हिस्ट्री में अब हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा कब कौन सा राजा कहाँ पैदा हुआ, कब कौन से राजा ने गद्दी पर बैठा, कब कौन से राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा। तो हिस्ट्री एक अपने आप में बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता रहा है, और बच्चों से जब बात की जाती है हिस्ट्री की तो अपने आप में जो हिस्ट्री है बच्चों को सुन करके ही बोरिंग लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो ईयर्स हैं वो लर्न करने पड़ते हैं। बट क्या रियली ऐसा है? क्या हिस्ट्री रियल में बोरिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हिस्ट्री अपने आप में सबसे ज़्यादा एक्साइट करने वाली, एक थ्रिल देने वाली सब्जेक्ट है, क्योंकि क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने वाला सब्जेक्ट है। अब वो क्यूरियोसिटी कैसी? क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आती है कि आज जिन शीशे के सीमेंटेड मकान में हम लोग रहते हैं, क्या अब से पहले के जो लोग थे वो ऐसे ही मकानों में रहते थे? क्या इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हमारे प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं, तो क्या ऐसी ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पहले भी थी? आज हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, रॉकेट्स हैं, जेट्स हैं, आज हमारे पास में पनडुब्बियाँ हैं, इतने बड़े बड़े शिप्स हमारे पास में हैं। क्या वो सब थे? तो क्या रियली में ये क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में कभी नहीं आती है? क्या हम लोग ऐसा नहीं जानने में मज़ा आता कि हमारे से पहले वाले लोग इतनी लंबी लंबी जो यात्राएं थी वो कैसे करते थे? और क्या जैसे आज हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, हमारे पास ट्रेन्स हैं, और इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को हम कवर कर लेते हैं, और इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को हम घंटों के सफ़र में तय कर लेते हैं, तो क्या हमारे जो एंशिएंट टाइम में क्या सोर्सेज वो अवेलेबल थे? जाहिर सी बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि नहीं। तो ये रियली में अपने आप में जो क्यूरियोसिटी है वो हमें अट्रैक्ट करती है हिस्ट्री को पढ़ने की ओर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हमारी पास्ट में हुई सारी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर, ये इसी चैप्टर को हमें इंडिकेट कर रहा है। ये चैप्टर हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि प्रीवियस में जो इवेंट्स हुए, जो घटनाएं घटी, वो कैसे घटी, कब घटी और कहाँ कहाँ घटी। तो क्या रियली में हम लोगों के लिए अब हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट रह गया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हिस्ट्री हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये हमारे से पहले वाली जो सिविलाइजेशंस थी उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें देता है, और सोचने पर मजबूर भी कर देता है कि पहले कैसा था और आज कैसा है, और पहले के और आज के बीच कौन कौन सी प्रोसेस हुई, कैसे हुई, उनको करने वाला कौन था, और वो कौन से रीजंस थे जिन्होंने इतने सारे चेंजेस को लेकर आए हैं। तो हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। तो तारीख क्या सच में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि हमारे लिए जो हिस्ट्री है वो सिर्फ एक लर्निंग पॉइंट बन जाता है कि हमें राजाओं के बारे में लर्न करना होता है, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारे चैप्टर में भी 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जब हम किसी भी अपनी रोड साइड पर किसी टी स्टॉल को देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है ये चाय किसने बनाई होगी। और फिर जब हम अपनी विंडो से झाँकते हैं और हम रेलवेज़ को देखते हैं तो हमारे माइंड में आता होगा ये क्वेश्चन कि ये एक इंजन के साथ इतने सारे कंपार्टमेंट को जोड़ने का आइडिया किसने दिया होगा। एक साथ इतने सारे जो यात्री हैं वो चले जाते हैं, इतना सारा गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक साथ, तो ये आइडिया किसके माइंड में आया होगा और ये कैसे रेलवे डेवलप हुई होगी। इसी तरह से अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, चाहे वो हमारे घर में टूथपेस्ट ही हो, या फिर हमारे जो हम लोग डिफरेंट टाइप के फूड्स खाते हैं उनमें हो, या हम लोग जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, स्मार्ट क्लास ज्वाइन करते हैं वहाँ पर, यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ये क्यूरियोसिटी हम उसमें भी देख सकते हैं कि ये चीज़ें पहले क्या थी, और अगर थी तो इनका जो स्ट्रक्चर है क्या वो आज ही के जैसा है। तो अब हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए
यही स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे जो सेकंड पॉइंट है ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस, है ना, दैट ओकर ओवर टाइम। हिस्ट्री केवल डेट्स को लर्न करना नहीं है कि हमने केवल उनको लर्न कर लिया, है ना, केवल लर्न करना नहीं है। हिस्ट्री एक प्रोसेस है जो एक डिफरेंट पीरियड में हैपन हुई है और जो हमारी क्यूरियोसिटी को शांत भी करती है, जो हमारे माइंड में क्वेरीज आती हैं पास्ट को लेकर के, ठीक है, उन सारी क्वेरीज को ये सेटिस्फाई भी करती हैं। चाहे, और जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो हमारे आसपास की किसी भी चीज़ को लेकर के रिलेटेड हो। देखिए अब हमारा यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ये जो लेडी आप देख रहे हैं इसकी ड्रेस सेंस से ही आपको पता चल गया होगा, ये ब्रिटानिका है। और हमारे जो इसके सामने ये लोग हैं ये इंडियन ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण हैं ये अपनी जो बुक्स हैं उन बुक्स को सौंप रहे हैं ब्रिटानिका को। ठीक है, ये ब्रिटानिका है। तो इस पिक्चर से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इस पिक्चर से ये समझ में आ रहा है कि जब हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे उनको शासन सत्ता अपनी फैलानी थी, उनको यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना था, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना था कि आखिर इंडिया का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सर्वे करवाए, ज्योग्राफिकल सर्वे करवाए, और जैसे कि यहाँ नाम दिया हुआ है रेनिल का, जेम्स रेनिल का 1782 ईयर के साथ दिया हुआ है। इन्होंने इंडिया का मैप सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश की थी ताकि वो इंडिया के इस एरिया को, हमारे इस एरिया को अपने अंडर में ला सके। ठीक है, और ये जो ब्रिटानिका को जो ब्राह्मण अपने जो बुक्स हैं, जो शास्त्र हैं, उनको जो सौंप रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि किसी भी कंट्री का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है उसको जानने से इजी हो जाता है कि आगे के लिए उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे हमें पॉलिसीज़ बनानी है। तो जितने भी जो शास्त्र हैं या हमारा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, उन सबको जानने के बाद ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया के लिए न्यू पॉलिसीज़ डेवलप की थी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेकर के समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए कि हमारा जो इंडिया है, आप देखते हैं कितना बड़ा है, जियोग्राफिकल हमारा जो एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, और डाइवर्स हमारा इंडिया है। तो उस ड्यूरेशन में हमारे इंडिया को, इतनी बड़ी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना अंडर में लेकर आए होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए अपने आप में एक क्वेरीज बन जाता है, और इसी के साथ ही फिर हमारी हिस्ट्री को पढ़ने में मज़ा भी आता है ना। हम लोगों को भी लगता है कि हमसे पहले के जो लोग रहे होंगे उन्होंने कैसे कैसे उन लोगों को उन्होंने अपने अंडर में किया होगा, कैसे उनको गुलाम बनाया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि अभी हम फर्स्ट पेज पर पढ़कर ही आ रहे हैं टी के लिए, कि जब हम चाय के लिए चाय की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में भी चाय पी जाती है। वो चाय कब पी गई, तो नेचुरल है कि हम उसको एक डेफिनेट डेट के थ्रू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चाय हमारे इंडिया में आई, किसी एक ने उसको टेस्ट किया, किसी दो ने उसको टेस्ट किया, फिर धीरे धीरे वो फॉर्म में आ गई और वो हमारी रूटीन जो मॉर्निंग है या इवनिंग है, रूटीन में हमारे शामिल हो गई। तो इसकी हम एक फिक्स डेट तो नहीं बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो हिस्ट्री है उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कोई डेफिनेट डेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो एक लंबे प्रोसेस के साथ हमारी हैबिट में आ गई हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप जानते हैं हमारा जो ड्रेस सेंस है आज क्वाइट डिफरेंट है ना। केवल हम चाय की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम अपना देखें ड्रेस सेंस, तो हमारे इंडिया में पहले जो लोग थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, है ना, या फिर बहुत सारी जो लेडीज़ हुआ करती थी वो साड़ियाँ ही पहनती थी।
लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में जो ड्रेस सेंस है वो क्वाइट डिफरेंट है। तो इसकी हम एक डेफिनेट डेट नहीं बता सकते हैं कि वो कब से शुरू हुआ, ये धीरे धीरे प्रोसेस में आया है ना। और ऐसी जो चीज़ें हैं, ये जो चेंजेस हैं, इनको आने में टाइम लगता है। आज अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी पास्ट की बात है और हम इसको हिस्ट्री बना देंगे, हम इसको हिस्ट्री बोलेंगे, लेकिन ये एक डेफिनेट डेट के रूप में हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, हम इसका डेफिनेट डेट इसको नहीं बता सकते। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक लंबा टाइम लग जाता है हाँ हैपन होने में, है ना। तो जो चीज़ें दिखाई तो देती हैं, लेकिन हम उनको डेफिनेट डेट के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते हैं कि वो हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में कब हुई। ठीक है, अब जब हम किसी भी कॉन्टीन्यूस चेंजेस की हमारे इंडिया में बात करते हैं या किसी भी कंट्री की हम बात करते हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं कि अब से पहले जो भी हम हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो अब से पहले के जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी एम्परर्स हैं, उन एम्परर्स के बारे में हम बता सकते हैं कि वो राजा कब राजा बना, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, ठीक है, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम आज उनको बता सकते हैं। और वो हम कैसे बता सकते हैं, वो हम बता सकते हैं जो अभी तक हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हुए हैं, चाहे वो बुक्स के रूप में अवेलेबल हुए हैं, चाहे वो हमें कहीं इंस्क्रिप्शंस के रूप में अवेलेबल हुए हैं, या फिर हमें वो कहीं भी जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं उनके रूप में अवेलेबल हुए हैं। तो उनके बेस पर आज हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं और हम उनकी जो डेफिनेट डेट्स हैं वो बता पाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर हम केवल हिस्ट्री को डेट्स के अकॉर्डिंग बता दें कि भाई राजा का कब वहाँ तब जन्म हुआ, वहाँ जन्म हुआ और वो तब गद्दी पे बैठा, तो ये रियली में हमारे लिए हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना मेमोराइज करना, कई सारे राजा हुए, अब उन राजाओं की डेट्स, उनके बर्थ डेट, उनका वॉर किस किस के साथ हुआ, तो ये एक रियल में एक बोरिंग हो जाएगा। हिस्ट्री हमारे लिए इंटरेस्टिंग तब बन पाता है जब हम उसमें कुछ नया जानने के लिए इच्छुक हो, ठीक है। अब हमारा इससे रिलेटेड है कि नया टॉपिक विच डेट, कौन सी डेट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है और कौन सी डेट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ एक लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें अपनी इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है, तो जो इंडिया है उसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, तो हम कहेंगे कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश रूल है वो कब से शुरू हुआ, ब्रिटिश गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन थे, तो हम कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स, है ना। फिर वो लास्ट वाइसराय कब रहे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन रहे, ठीक है। तो अगर जो हम बात करें हम अपनी इस हिस्ट्री की, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें ब्रिटिश रूल शुरू होता है ब्रिटिश फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से और ख़त्म हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन पे। लेकिन अगर हम बात करें अपने हिस्ट्री के अदर जो इवेंट्स हुए हैं उनकी, तो वो केवल इन दो रूलर के बीच की ही बात नहीं है। उन दो रूलर के बीच कौन कौन अदर रूलर्स आए, वो क्या क्या चेंजेस हमारे इंडिया में लेकर के आए, उन लोगों ने हमारे इंडियंस के हमारे जो इंडियंस थे उनके लिए क्या क्या किया, उन्होंने उनको किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने हिस्ट्री में स्टडी करते हैं, केवल दो लोगों के बीच ला करके हम अपनी स्टोरीज़ को फिनिश नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारे ही जो भी हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल रहे और वाइसराय रहे उन सभी के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो इतने सारे लोग हमारे इंडिया में शासन करने के लिए आए ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से, तो इन सारे लोगों ने हमारे इंडिया में कौन कौन सी वो पॉलिसीज़ लेकर के आए जिसकी वजह से राजाओं महाराजाओं वाला जो देश है वो अंग्रेजी हुकूमत में आ गया, ठीक है। जानते हैं ना आप लोग, हमारे यहाँ पे उस ड्यूरेशन में मुग़ल शासन चल रहा था जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, तो वहाँ उस टाइम में चल रहा था मोनार्की यानी राजाओं का शासन चल रहा था, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पे आ गए ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो ये क्वाइट डिफरेंट अपने आप में था। और ये किस तरीके से हुआ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैटर है कि कैसे ये चेंजेस आए, इन सारे ही लोगों ने कैसे हमारे इंडिया में कौन सी वो पॉलिसीज लेकर के आए कि हमारे इंडिया को अपना गुलाम
बना लिया। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये कह रहा है कि क्या हम अपनी इस हिस्ट्री को कुछ अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं? Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? हमारे इंडिया में जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए उस ड्यूरेशन में हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या चल रहा था? उस टाइम में डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट क्लासेस थी, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी थी, ये भी तो हमारे हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो अपनी इस हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो हमने अपनी इस सारी हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया। कैसे कि पहले जब ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे वो हमारे इंडिया में कब आए, कैसे आए, ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज़ लेकर के आए, तो हमने उन पॉलिसीज़ का हमारे इंडिया में क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ, कैसे इन्फ्लुएंस हम लोग हुए उससे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके जो चेंजेस थे वो हमारे इंडिया में आते चले गए और हम लोग कैसे उनके गुलाम बनते चले गए। फिर इसके बाद में हम इसमें भी आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमने उन ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने आप को आज़ाद कराया, तो उसमें बहुत सारे फिर मूवमेंट्स भी हम पढ़ते हैं। तो हम अपनी इंडियन हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कई सारे पीरियड्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। 6th में आप पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, 7th में आप पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री और फिर 8th में आ जाते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में। अब ये जो पीरियोडाइजेशन है हमारा, ये टॉपिक भी हमारा नेक्स्ट यही है, हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम कैसे पीरियड में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट नेम दिया हुआ है इन 1817 जेम्स मिल, ये स्कॉट के एक इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, और इन्होंने अपनी एक बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इंडियन पास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, और इन्होंने इस डिवीज़न को नाम दिया है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, ठीक है। अब ये डिवीज़न जो है ये कैसे है, आप जानते हैं नियर अबाउट 700 तक का जो हमारा इंडियन पीरियड रहा है उसमें केवल हिंदू राजाओं का ही शासन हमारे इंडिया में रहा है, हिंदू लोग ही केवल एक सिंगल ये धर्म हमारे यहाँ पे पाया जाता रहा है, ठीक है। इसी के साथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी हमारे यहाँ पे डेवलप हुआ, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो हिंदू धर्म था। तो जो ब्रिटिशर्स जो ये जेम्स मिल थे इन्होंने इसी बेस पर इस फर्स्ट पीरियड को हिंदू पीरियड का नाम दिया। फिर अब आ जाते हैं हम सेकेंड पीरियड मुस्लिम जो इन्होंने नाम दिया। 700 के बाद में किस तरह से तुर्किश और अफ़गानी लोगों ने हमारे इंडिया में अटैक किया है और फिर हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत डेवलप होती है, फिर मुग़ल एम्पायर जो है वो डेवलप होता है। तो उस पीरियड को इन्होंने मुस्लिम, क्योंकि उस ड्यूरेशन में केवल हमारे इंडिया में मुस्लिम लोगों का ही इफ़ेक्ट पाया जाता है, जेम्स मिल का ये कहना है। उस ड्यूरेशन में हमारे यहाँ पे इस्लाम धर्म आया और इस्लाम धर्म के आने के बाद ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो इसी का रहा, इसलिए इन्होंने इस पीरियड को दे दिया मुस्लिम का नाम। इसके बाद में थर्ड इन्होंने दिया ब्रिटिशर, क्योंकि आप जानते हैं कि नियर अबाउट 16 और 17 के जो सेंचुरीज थी, इस सेंचुरी में हमारी 16-17 सेंचुरी में ब्रिटिश का जो असर था वो दिखाई देता है हमारे पास्ट में इंडियन हिस्ट्री में। तो इन्होंने इस पीरियड को ब्रिटिश के नाम से पीरियडाइज किया है। अब अगर हम बात करें अदर डिविजन्स की, तो हमारा जो दूसरे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको अदर स्टाइल से डिवाइड किया है। देखिए ये है फर्स्ट है एंशंट, सेकेंड है मेडिवल और थर्ड है मॉडर्न, ठीक है। एंशंट यानी कि 700 से पहले का जो पीरियड है वो एंशंट कहा जाता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में हमारे पास जो भी हमारी कल्चर थी उसके ज़्यादा हमारे पास में
प्रूफ अवेलेबल नहीं है, सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिलती हैं, उनके आधार पर हमने इसको जाना है, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दे दिया इन्होंने एंशंट। अभी जो सेकंड पार्ट दिया है वो है मेडिवल। मेडिवल है यानी कि जो मध्यकालीन भारत है, यानी जिसमें हमारे इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर का शासन सत्ता है, इसको इन्होंने दे दिया मेडिवल इंडियन। और इसके बाद में थर्ड दे दिया है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये थर्ड पार्ट इन्होंने दे दिया। तो ये अगर हम बात करें अपने दोनों ही डिविजन्स की, ठीक है, इन्होंने तो इसको डिवाइड किया है जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, क्योंकि उस ड्यूरेशन में केवल और केवल रिलीजियस इफेक्ट हमारे इंडियन हिस्ट्री पर दिखाई देता है। जब भी हम प्योराइजेशन की बात करते हैं तो उस पर जो मोस्ट इन्फ्लुएंस है वो रिलीजन का दिखाई देता है। उस ड्यूरेशन में रिलीजियस थॉट्स डेवलप हुए हैं, रिलीजियस बिल्डिंग्स बनी हैं, लोगों के रिलीजियस जो थॉट्स हैं वो डेवलप हुए हैं। तो इन्होंने जो प्योराइजेशन किया वो केवल इस बेस पर किया कि उस ड्यूरेशन में रिलीजन का, धर्म का ज़्यादा प्रभाव था। और अगर हम बात करें अपने इस नेक्स्ट की, तो इन्होंने इसको डिवाइड किया एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न के नाम पर। अब एंशंट और मेडिवल तो है ही, लेकिन साथ में जो थर्ड वाला है मॉडर्न, इसको हम अपने इंडिया के साथ में रिलेवेंट नहीं मानते हैं। जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो इसको नहीं मानते हैं सही। क्यों? वो उनका कहना क्या है कि जिस पीरियड को हमारे इंडिया में मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना गया है, उस मॉडर्न पीरियड का हमारे इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया तो गुलाम था दूसरे देशों का। और अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की, अदर एरियाज़ की, तो वहाँ पर साइंस की, रीजन्स की, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सारी कंसेप्ट की का डेवलपमेंट हो चुका था। टेक्निकली लोग बहुत आगे जा चुके थे, ठीक है। वहाँ पर जो हमारा इंडिया तो गुलाम था, लेकिन दूसरे देशों में, अदर देश जो कंट्रीज़ थे, वहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी थी, वहाँ पर लिबर्टी और इक्वलिटी को लोग समझते थे, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन चुका था। जबकि हमारा इंडिया जो अपना प्रेजेंट का जो उसका उस टाइम का एग्जिस्टेंस था वो भी खो चुका था, यानी उसका वह अस्तित्व भी नहीं था। तो हम अपने इंडिया के उस टाइम को, जो हमने दूसरे देश के गुलामी के रूप में बिताया है, हम उसको मॉडर्न का नाम देना नहीं चाहेंगे। हमारे लिए तो वो एक अदर नेम से ही जाना जाता है। और वो अदर नेम क्या है? कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म। क्योंकि हमारा इंडिया उस ड्यूरेशन में दूसरे कंट्री का कॉलोनी था। अब ये कॉलोनियल क्या है? उपनिवेशवाद क्या है? ठीक है। अब उपनिवेशवाद क्या है? जब भी कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरली हर तरीके से अपने अंडर में ले आती है और उसको वो रूल करती है, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनियलिज्म, ठीक है। और हमारा इंडिया इसी दौर से गुजरा है। उस ड्यूरेशन में हमारा इंडिया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरल हर तरीके से ब्रिटिश के अंडर में था, तो हम उसकी कॉलोनी थे। पॉलिटिकली जो भी पॉलिसीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती थी वो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती थी। इकोनॉमिकली हमारा हैरेसमेंट चल ही रहा था, क्योंकि हमारे सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं रह गई थी, क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स सब पर उंगली उठाई जा रही थी उस ड्यूरेशन में। हम लोगों को अंधविश्वासी और न जाने हमारी सारी प्रथाओं को कुप्रथाओं का नाम दे दिया गया था। तो सोशल स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी कल्चर की, तो हमारी अपनी कोई कल्चर रह ही नहीं गई थी, क्योंकि हमारे जो अपने लोग थे वही आपस में लड़ते रहते थे। उन्हीं कुछ एक ग्रुप की वजह से पूरा इंडिया हमारा गुलाम रहा, है ना। तो हमारा जो इंडिया है वो हर तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहा। इस वजह से हमारा जो इंडिया है वो एक कॉलोनी के रूप में रहा। तो मॉडर्न इंडिया के नाम से हम अपने आप को उस टाइम अब इसके साथ में रिलेवेंट नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स स्टडी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब and like my YouTube channel and press the bell icon also, so that you can get notification of my new videos. Thank you.